आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी में आए सभी शोधार्थियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार अमित भाई। और अब कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। दरअसल अब ऑनलाइन कुछ बाध्यताएं थी, इस वजह से समस्या हो रही थी। क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अक्षर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ आवाज रहा है। गूंजने की जो समस्या थी वो ठीक है? जी ठीक है, स्पष्ट है जी। जी आप सभी को नमस्कार। हिंदी माटी के मंच पर आप सभी का के स्वागत है। मंच पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी माटी अखिल भारतीय हिंदी स्तर पर माटी अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी साहित्य से जुड़े हिंदी साहित्य से जुड़े छात्रों, हिंदी साहित्य से जुड़े छात्रों, शिक्षकों शिक्षकों, एवं साहित्य शोधार्थियों एवं प्रेमी साहित्य प्रेमी जनों का का सामूहिक मंच है। इस मंच से लगभग इस मंच 25 से से ज्यादा लगभग 25 से ज्यादा विद्यालयों विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, परास्नातक परास्नातक छात्र छात्र एवं कुछ शिक्षक जुड़े हैं। जुड़े हैं। हिंदी माटी हिंदी साहित्य माटी साहित्य के क्षेत्र में होने वाले शोध कार्य एवं उससे समस्याओं जुड़ी पर बात समस्याओं करते पर हैं बात करता है, तथा तथा साहित्य के होने क्षेत्र में वाली होने वाले विभिन्न गतिविधियों को अपने मंच सबके से सहयोग से सबके सहयोग से क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित करता है। आज प्रेमचंद जी की आज जयंती प्रेमचंद जी की जयंती पर हिंदी परिवार माटी उन्हें परिवार श्रद्धांजलि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं उनकी कहानियों के माध्यम से उन्हें याद कर रहा है। प्रेमचंद जी का जन्म जन्म बनारस बनारस के लम्ही में के लम्ही में 31 जुलाई 1880 को हुआ और वह वह हिंदी और उर्दू हिंदी और साहित्य उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। तो तो उनका जो लेखन उनका जो काल रहा लेखन है काल रहा है वो एक ऐसे दौर एक में रहा ऐसे है दौर में रहा है जहां पर हमारा देश स्वाधीन नहीं था। स्वाधीन नहीं था, हमारा देश गुलाम था। तो ऐसे तो दौर में ऐसे दौर में उन्होंने रचनाएं और की और कई प्रकार कई प्रकार की चीजें, उनकी रचनाएं स्वाधीनता से लेकर उस समय की जितनी भी समस्याएं थी उनको ध्यान में रखकर की गई। आज हम तो इन्हें आज हम उन्हें कलाकार कहा कथाकार जाता कहा जाता है, है। कथा सम्राट कहा जाता है। तो तो याद उनको याद करके उनके लिए उनके लिए आज एक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में हमने हमने अपने अपने हिंदी परिवार माटी से जुड़े परिवार से तीन जुड़े वक्ता को 3 वक्ता को आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है, इसमें जिसमें पहले वक्ता पहले वक्ता वो जो हैं वो डॉक्टर सायरा डॉक्टर बानो, सायरा बानो हैं, जिन्होंने जिन्होंने मिरांडा हाउस मिरांडा हाउस से अपनी स्नातक की स्नातक की शिक्षा ली है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से मास्टर्स किया है इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया है। उसके बाद दूसरे जो वक्ता हैं वह अनुराग कुमार अनुराग कुमार हैं, जिनका जिनका मास्टर्स मास्टर्स दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा विश्वविद्यालय है से रहा है और अभी अभी वो वो वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे हैं। और तीसरे जो वक्ता हैं वह वह गौरव गौरव तिवारी तिवारी जी जो हैं, जो जिनका स्नातक और स्नातक और परास्नातक अ, अ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रहा विश्वविद्यालय से रहा है और और वह वर्तमान में वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहे हैं। तो तो मैं मैं सबसे पहले आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और और तीनों वक्ताओं को अ, एक बार प्रणाम सादर प्रणाम। और और हमारे जो आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापक हैं उनका भी मैं परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे हमारे मित्र हैं अमित राज जी, वो वो दिल्ली विश्वविद्यालय से परास्नातक किए हैं, पटना विश्वविद्यालय से उनका उनका स्नातक रहा है। स्नातक रहा है और वर्तमान वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी है। प्रेमचंद को याद करने के कई तरीके कई हो तरीके हो सकते कई हैं, वजहें कई हो वजहें सकती हो है। सकती है। अ, अ, आज के दौर आज में के दौर में वो कितने प्रासंगिक है। प्रासंगिक हैं, उनको उनको जानने की कई बातें, उन पे कई आलोचना आलोचना हुई है, कई तरह के निबंध लिखे गए हैं, कई तरह की बातें की गई है। तो तो उसमें से कोई उसमें से एक कोई तरीका एक तरीका चुनना अगर हो चुनना हो तो हम उनकी रचनाओं के माध्यम से हम उन्हें हम याद उन्हें करें। याद कर सकते हैं। तो तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम उनकी कहानियों के माध्यम से, उन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना की, तो उनके माध्यम से, उनकी कहानियों के माध्यम से हम उन्हें याद करेंगे। आज के जो पहले वक्ता हैं उनका नाम है डॉक्टर सायरा बानो। मैं उन्हें अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सायरा बानो जी। नमस्कार सभी को मेरा।
और आज प्रेमचंद जी की जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए, क्योंकि उनका साहित्य बहुत बड़ा है और इतने कम समय में पूरे साहित्य पे बात करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए प्रणय ने जो है कहानी का रास्ता चुना कि हम कहानी के माध्यम से उनको याद करें। और मैं यहाँ जो है ईदगाह कहानी को लेकर बात करना चाहूँगी। ईदगाह कहानी जो कि बहुत लोगों ने पढ़ी है, और प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिनको ना सिर्फ हिंदी साहित्य के लोग जानते हैं, बल्कि हिंदी साहित्य से इतर भी। अगर आप किसी से बात करें तो किसी का नाम लोगों को पता हो या ना हो, पर प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिनको सब जानते हैं। गोदान, जिसमें कि एक खास वजह है लोगों को जानने की। और अगर मैं वापस आती हूँ मैं ईदगाह कहानी पर, तो ईदगाह कहानी जो है 1933 में छपी, प्रकाशित हुई। और इस कहानी का जो आधार है वो है बाल मनोविज्ञान। हालांकि कहानी बहुत सीधी है, बहुत सरल है, और कहानी का जो मेन जो वो है कि जो इसकी खासियत है वो ये है कि आप इस कहानी को एक 5 साल के बच्चे को भी सुना सकते हैं, और आप इसको एक एमए के विद्यार्थी को भी पढ़ा सकते हैं। यही एक वजह है कि 12वीं में भी हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसी कहानी को हम फिर एमए में भी पढ़ते हैं। तो क्या कारण है जो हम इसे 12वीं में भी पढ़ते हैं, फिर हम इसे एमए में भी पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ है समझ की बात सारी। 12वीं में हम इसको एक बहुत ही सीधा सरल एक कहानी के तौर पे कि हाँ ठीक है, इसमें एक बालक है जो हामिद है और उसके साथ साथ विषम परिस्थितियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और फिर वो इस तरीके से चिमटा लेकर आता है, अपनी दादी को खुश करता है। एक बहुत ही हल्के तौर पर हम इसे पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन जब हम एमए के स्तर पर इसको पढ़ाते हैं तब हम जानते हैं प्रेमचंद के लिखने का तरीका। प्रेमचंद किस तरह से भारतीय समाज का जो फलक है, भारतीय समाज की जो चीज़ें हैं, जो इसकी व्यवस्था है, उसको किस तरह से वो एक बहुत ही सरल और सीधी भाषा में किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने पाठकों के समक्ष। तो एमए में जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हामिद जो है वो हर जगह है, हर जगह पर है। हर जगह से मेरा ये मतलब है कि इस कहानी की प्रासंगिकता इसमें भी है कि हामिद आज भी है। आज भी जब हम रेड लाइट पे बच्चों को करतब देखते हुए देखते हैं, जब उनको हम देखते हैं कि वो अपने रोजगार के लिए, पैसों के लिए जब वो करतब कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं या और कोई रोजगार कर रहे हैं, तो वो हामिद ही है जिन्हें विषम परिस्थितियों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। और जो बूढ़ा हामिद शब्द जो प्रेमचंद जी ने कहा और फिर बालिका आमिना जो कहा, वो इस कहानी का पूरा सार बयां कर देता है कि किस तरह से जो है हामिद अपना समय से पहले कितना परिपक्व हो चुका है, किस तरीके से वो अपने बाल मन को मार चुका है। क्या उसका मन नहीं होगा कि वो मेले में जाए और अपने और दोस्तों की तरह जो है सामान खरीदे, खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाए, लेकिन नहीं, वहां वो एक समझदारी दिखाता है और चिमटा खरीदता है। और फिर उसके बाद ये आप देखिए कि उसकी बौद्धिक परिपक्वता कितना मेच्योर लेवल पर पहुंच जाता है कि वो चिमटा खरीदने के बाद तर्क करता है कि नहीं, मेरा चिमटा अच्छा है और इससे ये होगा, इससे इसका फायदा, इससे ये है, ये से ये है, तमाम तरह की वो दलीलें देता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के खिलौने अपने हाथ में लेता है, तब क्या उसको महसूस नहीं होता कि हाँ मेरा भी ये था, मुझे ये भी खरीदना था, मैं भी ये चाहता था ये सब लेना? पर विषम परिस्थितियां उसको वो सारी चीजें खरीदने की इजाजत नहीं देती, या फिर मैं कहूँ कि वो उनको समझने में अब सार्थकता महसूस नहीं करता कि नहीं, इन सब चीजों का क्या फायदा है, और वो अपनी दादी के लिए जो है वो चिमटा खरीदता है। तो यहाँ जो वो समय से, जो उसका पहले समय से बहुत पहले ही उसका समझदार हो जाना, ये दर्शाता है कि हमारे भारतीय समाज में किस तरह से मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का बच्चा जो है वो किस तरीके से विकास करता है, कि किस तरीके से उसका जो मानसिक स्तर है वो किस तरह से वो डेवलप होता है। वो क्या ही डेवलप हो पाएगा कि जब उसको शुरुआत में ही चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, शुरुआत में ही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये है कि प्रेमचंद जी ने बहुत ही आसान भाषा में बच्चों के आपसी वार्तालाप के माध्यम से कानूनी व्यवस्था और बाकी उस टाइम की भी क्या, इस वक्त की भी वही हालात है कि किस तरीके से बच्चा बोलता है कि अरे वो देखो वो पुलिस चौकी है,
और दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, ये तो रक्षक नहीं है, ये तो भक्षक है, ये तो चोरों के साथ मिल जाते हैं। तो किस तरीके से जो है कानूनी व्यवस्था हमारी इतनी चरमराई हुई है कि बच्चा बच्चा तक उसको समझ पा रहा है और उसको जो है एक बहुत ही हल्के तौर पे ले रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही होते हैं। मतलब कानून का जो लेवल है, कानून का जो स्तर है, वो उसमें प्रेमचंद जी ने बहुत ही एक छोटे से संवाद के माध्यम से उन्होंने जो है दिखा दिया है। तो ईदगाह कहानी की अगर मैं प्रासंगिकता पे बात करूं, तो आज जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या और बाकी जो आर्थिक जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है जो उनको वो नहीं मिल पा रही है, तो इस तरह से मैं मानती हूँ कि हर रोज एक हामिद बनता है, हर रोज एक बच्चा एक हामिद बनता है। वो समय से पहले पैसों की अहमियत समझता है, वो समय से पहले खेलने से ज्यादा रोजगार को अहमियत देता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितना कि मेरे लिए कमाना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ईदगाह कहानी की प्रासंगिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि एक एक बच्चा हामिद बनना सरकार उसको रोक पाए कि नहीं, पहले से ही बच्चे को इस तरीके का माहौल दिया जाए कि बच्चा हामिद बनने की जगह, अपने समय से पहले बूढ़ा होने की जगह अपने और रोजगार, अपने और व्यवसाय या जो कहें कि पढ़ाई की और जो है वो उन्मुख हो सके। तो ईदगाह कहानी की प्रासंगिकता हमेशा रहेगी मेरे हिसाब से। और ये कहानी बहुत सरल भाषा में है जिसको आप किसी भी स्तर पे, किसी भी बच्चे को किसी भी लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो समय बहुत कम है और सभी को बोलना है, तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ और अगले वक्ता प्रणय आप बुला लीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच अनुराग जी हैं। अनुराग जी का परिचय मैं दे चुका हूँ। वो हैदराबाद विश्वविद्यालय से वर्तमान में शोध के छात्र हैं और वो कहानी के माध्यम से आज प्रेमचंद जी पर अपनी बात रखेंगे। और उसके साथ में जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि आज के समय में उस उस कहानी की प्रासंगिकता और उसके साथ में उस समय आखिर कैसा दौर था और उस समय ये कहानी क्यों लिखी गई, इस बात की भी चर्चा हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो वक्ता हैं वो इस बात को भी रखें। अनुराग जी, आपसे निवेदन है, आप अपनी बात रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग कुमार। अभी मैं स्टेशन पे हूँ तो कैमरा थोड़ा सा अंधेरा है, अगर मैं दिख पाऊँ तो। मैं बड़ी मुश्किल से एक थोड़ी सी शांत जगह खोजी है। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर थोड़ी सी आवाज आए दूसरी ट्रेन की या स्टेशन की तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब इससे बेहतर जगह मैं नहीं ढूंढ सकता। मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। तो प्रेमचंद पे बात हो रही है और मैं सबसे पहले तो प्रणय और हिंदी माटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया प्रेमचंद जी पर बोलने के लिए। और प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं कि जिनके बारे में बहुत कम समय में कहना संभव नहीं है। तो एक कहानी के माध्यम से या दो कहानी के माध्यम से या सिर्फ कहानी के माध्यम से उन पर समुचित रूप से बात करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात मैंने चुनी है खुद से ही। प्रणव दूसरी कहानी बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि पूस की रात पे ठीक ठाक बात हो सकती है। तो पूस की रात पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कवि, कथाकार या रचनाकार के बारे में हम बहुत ये एक गर्व से कहते हैं कि ये फला कथाकार या फला रचनाकार अभी भी प्रासंगिक हैं। लेकिन ये एक कथाकार, एक रचनाकार और एक लेखक के लिए हो सकता है कि गर्व की बात हो सकता है कि हिंदी पट्टी के लिए गर्व की बात हो कि प्रेमचंद अभी भी प्रासंगिक हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र के तौर पर ये हमारी असफलता है कि जिस यथा स्थिति को लेके, जिन समस्याओं को लेके प्रेमचंद आज से 80-90 साल, 70 साल पहले लिख रहे हैं, वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इस पर हमें एक बार ठहर के सोचने की जरूरत है।
दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद का जो पूरा साहित्य है, जो समग्र साहित्य है, रामेश्वर राय कहते हैं कि प्रेमचंद का पूरा साहित्य स्त्री, दलित और किसान जीवन की यंत्रणा पर आधारित है। उन्होंने जो शब्द रखा यंत्रणा, ये बहुत गौर करने लायक है। संघर्ष नहीं रखा उन्होंने, जिजीविषा नहीं रखा, यंत्रणा। और यंत्रणा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा शब्द है जो संघर्ष को पार कर चुका है, जहां उम्मीद नहीं बची है। तो अब आजकल के दौर में अब प्रेमचंद जो 3 बिंदु हैं, स्त्री, दलित और किसान, तो स्त्री को लेके तो स्त्रीवादी आए और दबे मुंह ये भी कह दिए कि प्रेमचंद स्त्री विरोधी हैं। आप लोग भी फेसबुक पर इन सब तमाम चीजों पे देख ही रहे होंगे, कुछ कुछ कोट्स निकाल के बीच में से बताया जाता है कि प्रेमचंद स्त्री विरोधी हैं। दलित विरोधी का तो आलम यह है कि लोग खाता बही लेके घूम रहे हैं और हरिशंकर परसाई को गरिया रहे हैं कि इन्होंने झूठे ही लिख दिया कि प्रेमचंद के फटे जूते, बहुत अमीर थे, यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट तक की फोटो दिखाई जा रही है। तो हो सकता है ऐसे ही किसी दिन बहुत बड़ा किसानवादी आंदोलन चले और उसमें बोला जाए कि नहीं प्रेमचंद तो किसान विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि पूस की रात में जब हल्कू लेटा हुआ है तो उसको उन्होंने लिखा है कि आलस की वजह से नहीं जा पाया, या उसका जीवन मतलब एक कुत्ते के समान कर दिया कि कुत्ता महक रहा है फिर भी उसको गोद में लेके सो रहे हैं, तो किसान विरोधी हैं। तो विरोधों का तो ये आलम है। अब पूस की रात जो कहानी है उसको हम 3 बिंदुओं पर देखेंगे कि किस बिंदु पर कहानी क्या कहती है। तो पूस की रात जो कहानी है, अगर उसको हम ऐसा कहें कि पूस की रात कहानी एक किसान के जीवन की संघर्ष की गाथा की कहानी है, मतलब किसान जीवन के संघर्ष की कहानी है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि संघर्ष एक ऐसा शब्द है, संघर्ष और यंत्रणा में इतना ही अंतर है कि संघर्ष में एक उम्मीद बचती है। किसी चीज के लिए हम संघर्ष करते हैं तो हमारे अंदर ये एक उम्मीद रहती है कि हो सकता है कि हम जीत जाएंगे, हो सकता है कि जिसके लिए हमारा संघर्ष है वो हमें मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अब पूस की रात कहानी है, उसमें उस कहानी की बारीकी देखिए, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हल्कू संघर्ष कर रहा है। किसानी की जो इसमें स्थिति है या किसानी के प्रति जो उसकी उत्सुकता है उस कहानी में, उसको हम देख रहे हैं कि वो लेटा हुआ है, उसको पता चल रहा है कि नीलगाय मतलब खेत में घुस गई हैं, कुत्ता भौंक रहा है, वो उठता भी है, उठने की कोशिश भी करता है, जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन नहीं जाता है। तो किसानी के प्रति उसकी उत्सुकता है नहीं। जब उसकी उत्सुकता नहीं है तो उसको हम संघर्ष नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि ये किसान जीवन के संघर्ष की कहानी है। दूसरा बिंदु यह है कि अगर इसको हम ये नहीं कह सकते तो क्या हम इसको ये कहें कि एक ग्रामीण परिवार के, जो कि लगभग सभी लोग किसानी जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी यंत्रणा की कहानी है, जिसमें सब लोग भोग रहे हैं, यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी भोग रहा है, वो भी कहानी के अंत में मरणासन स्थिति में पहुंचा हुआ है। और बाकी उसकी पत्नी मुन्नी और हल्कू की स्थिति क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं में रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें भी जो बेसिक, जो प्रथम स्थान पे है कि कपड़ा तक नहीं जुटा पा रहे हैं। और जब कपड़ा तक नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनके घर में रोटी क्या बनती होगी और मकान क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन नहीं। तो यंत्रणा ये है कि इसका एक पूरा चक्र है। चक्र ये है कि किसानी की जो पूरी व्यवस्था है उसमें कर्ज, किसानी, खेती, इन सब सारी चीजों में एकदम गोल गोल चल रहा है। और वो ऐसा कर्ज हो रहा है कि वो उतर ही नहीं रहा है। मुन्नी के जो सारे कहानी में जो उसने जितनी बार भी मुन्नी कहानी में आती है वो यही कहती है कि किसानी से कोई लाभ नहीं हो रहा है। मतलब ब्याज भी दें और गाली भी खाएं, मतलब धौंस भी सहें। कहानी का तो एक बात ये हुई। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहानी पूस की रात जो कहानी है वो, अगर इसको हम कहें कि
कृषि और औद्योगिकीकरण के द्वंद को बहुत ही मार्मिकता से हमारे सामने रखती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक जो चीज है वो कृषि है, जिसने हमारी पीढ़ियां मतलब जिलाई है, जिसने हमारा अस्तित्व बचाया, जिसको हम सदियों से करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में, उसके ओर छोर, अंत प्रारंभ सब कुछ हमें पता है। उससे हमारा एक लगाव है, वो हमारे घर की चीज है। खेती किसानी हमारे घर की चीज है। लेकिन उस दृश्य को आप याद करिए जहां हल्कू आग जलाता है, और आग जलाता है और वो आग ताप नहीं रहा है, आग को इस पार से उस पार कूदने का एक उपक्रम कर रहा है, और अपने कुत्ते जबरे को भी उकसा रहा है कि तू भी कूद। तो यंत्रणा अपनी हद इतनी पार कर चुकी है कि वो एक खेल बन गई है, उसमें उसको मजा आने लगा है। मुझे एक इसी से संबंधित एक किस्सा याद आता है। क्नूथ थॉमसन का एक उपन्यास है भूख। उसका जो मुख्य पात्र है वो 6-7 महीने से भूखा है, उसको कहीं भोजन नहीं, बेरोजगार है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन भूख एक मूलभूत जरूरत है तो वो तो चाहिए ही। 6 महीने से परेशान है वो, और वो रोज नए नए तरीके इजाद करता है कि किस तरह से मैं अपने भूख को शांत करूं, और इसमें उसने बहुत सारे तरीके खोज निकाले। उनमें से एक मार्मिक तरीका ये था कि वो किसी स्टेशन पे जाता था या किसी पब्लिक प्लेस पे जाता था, और वहां पे एक अपनी डायरी का पन्ना फाड़ता था, और पन्ने को ऐसे निचोड़ के किसी पुलिस अफसर या किसी बड़े आदमी के आगे ऐसे फेंक देता था। तो कोई आदमी शक में, या कोई आदमी किसी चीज में उस पन्ने को उठा के देखता था कि क्या लिखा है, उस पर लोग शक करते थे, उसकी वेशभूषा ऐसी हो गई थी। और जब वो देखता है कि लोग उठा रहे हैं या कोई पुलिस वाला उठा रहा है और उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे उम्मीद करता है कि ये पुलिस वाला है तो इस हरकत के लिए मुझे मारेगा तो मुझे जेल भी ले जाएगा, तो हो सकता है मुझे वहां खाना मिल जाए। तो भूख से लड़ते लड़ते उस चीज को वो खेल बना चुका है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके पास अब कोई इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। यही स्थिति हल्कू की है। वो उस किसानी से लड़ते लड़ते, उस संघर्ष से लड़ते लड़ते उसको खेल बना चुका है, और उसको अब वो, और मैं संघर्ष और यंत्रणा इसीलिए कह रहा था कि हो सकता है इससे पहले इस जो हल्कू की जो स्थिति है, जहां उसकी किसानी में उत्सुकता नहीं है, जहां वो अब सब कुछ छोड़ने ही वाला है, हो सकता है इससे पहले उसने बहुत सारी रातें उस मेड़ पर बिताई हो, बहुत सारी ऐसी पूस की रातें उसने काटी हो, और बहुत बार वो फसल को बचाने में सफल हो गया हो। लेकिन इससे भी क्या उसके जीवन में कुछ फर्क पड़ा? क्या उसकी यथास्थिति में कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो जब होने और ना होने में कोई फर्क ही नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर वो फसल क्यों बचाए? वो अंदर से जानता है कि ये फसल बच भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज जो है औद्योगिकीकरण, वो उसके लिए नई चीज है। वो ये नहीं जान रहा है कि इसकी परिणति कहाँ होगी, इसमें अगर मैं जाऊंगा तो स्थिति कहाँ होगी, लेकिन कम से कम उस वर्तमान समय में एक उम्मीद तो देती है कि नहीं, अगर हम मजदूरी करेंगे तो एक मुफ्त पैसा मिलेगा जिससे हमारा जीवन यापन तो चलेगा। मुन्नी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुन्नी उस कहानी में जहां जहां आती है वहां वहां वो औद्योगिकीकरण के पक्ष में अपने विचार रखती है, और हल्कू है वो भी अंदर से उस चीज को स्वीकार कर रहा है, शौक से नहीं, लेकिन अब कोई उपाय बचा नहीं। और कहानी का जो सूत्रधार है, जो प्रेमचंद है, ऐसा लगता है कि वो अपना मन बना चुके हैं, क्योंकि उनको भी कोई उपाय दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि 1925 रंगभूमि, जो उससे पहले 5 साल पहले उन्होंने लिखा, उसमें वो देख चुके हैं अनशन, विरोध, धरना प्रदर्शन, इन सब चीजों से कुछ लाभ नहीं हो रहा है। इसके बाद वो इस स्थिति पर पहुंचे। इसके बाद 5 साल बाद वो गोदान लिखते हैं, जहां किसान जीवन की स्थिति देख ही रहे हैं, जहां गोबर का एक चरित्र है उनका, होली का जो बेटा है, वो इस स्थिति को आगे बढ़ाता है। तो प्रेमचंद जो कि कहानी के सूत्रधार हैं, वो ऐसा लगता है कि औद्योगिकीकरण के बारे में एक बयान दे रहे हैं,
और ये जो उनके आसपास चरित्र हैं पूस की रात में, होरी और धनिया, सॉरी मुन्नी, इन लोगों से हुकारी भरवा रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूं और तुम लोग क्या कह रहे हो। क्योंकि अब कहानी के अंत में हल्गु क्या कहता है, हल्गु कहता है कि कम से कम यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम इस जिंदगी के नरक से तो निकलेंगे, इस कर्ज की मुक्ति से तो निकलेंगे जो चुक ही नहीं रहा है। तो इस कहानी को मैंने इन 3 बिंदुओं पर देखा और समय कम है तो इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। प्रणय आप देखिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी अपनी बात रखने के लिए। और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, और जो वक्ता अभी इससे पहले जो सायरद्दी ने कहा उन्होंने भी बहुत अच्छे से रखा। और अगले जो वक्ता है हमारे गौरव भैया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से उनका शोध कार्य चल रहा है। मैं अब उन्हें इस पे बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। निवेदन है भैया, गौरव भैया। हिंदी माटी परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बहुत आभार प्रणय, आपने मुझे यह अवसर दिया। और जैसा कि आज प्रेमचंद जी को याद करते हुए उनकी जयंती पे बातचीत करने का अवसर है, और प्रणय ने जो मुझे कहानी सौंपी है प्रेमचंद जी की, वह है बूढ़ी काकी। तो जब हम थोड़ी सी बातचीत प्रेमचंद पे करते हुए फिर कहानी पे आएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी की रूपरेखा या कहानी का जो विधान था वह तैयारी, तिलिस्म और रोमांस से डूबा पड़ा था। प्रेमचंद जब आते हैं और उनकी कहानियों से जब पाठक वर्ग रूबरू होता है तो एक नई ताजगी, एक नया ताजापन आता है। और इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है उसके 12वें भाग में एक कथन है कि उनकी कहानियां पढ़कर पाठक को अपने जीवन की, अपने समाज परिवेश की नई पहचान होती है। और पाठक को पढ़ते समय हमेशा यह लगता है कि वह किसी सहज और जाने पहचाने चित्र को देख रहा है। इसी संदर्भ को थोड़ा सा और आगे देखें तो प्रेमचंद और उनका युग में रामविलास जी कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसा चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने घट रही हो और प्रेमचंद उनका नोट बना रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग बूढ़ी काकी कहानी पढ़ते हैं तो बूढ़ी काकी जो है, या फिर यूँ कहें पहले कि प्रेमचंद की तमाम कहानियों के जो पात्र हैं या जो तमाम कहानियां हैं वह कहीं न कहीं अलग अलग मनोविज्ञानों पे आधारित हैं। जैसे बूढ़ी काकी को ले लीजिए तो जिसमें वृद्धों की जो दुरावस्था है, जो दुर्दिन उनके हैं, जो दिखाए हैं उन्होंने। जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है, हम जैसी या तमाम जो लोग हैं, वह वृद्धों को आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं और उपयोग के बाद उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। यही प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी में दिखाया भी है और बहुत करीने से उसको दिखाया है। बुधिराम जो होता है एक बूढ़ी काकी में उनका दूर का भतीजा है, क्योंकि बूढ़ी काकी जो है उनके पति कुछ समय पूर्व जो है उनका स्वर्गवास हो गया है और उनके दो तीन बच्चे थे, उनका भी किशोरावस्था से पूर्व ही जो है देहावसान हो जाता है। तो उनके जीवन में अब कोई बचता नहीं है, तो उनका दूर का एक भतीजा रहता है बुधिराम, जो उनसे उनकी जायदाद के लिए तमाम लोक लुभावनी वायदे उनसे करता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब वह जमीन जायदाद उनकी अपने नाम करा लेता है तो फिर उनका ध्यान देना बंद कर देता है। और जैसा कि ग्राम्य जीवन की कहानियां में प्रेमचंद कहते हैं उसकी भूमिका में कि जो कहानी होती है उसका पहला वाक्य ही मन को आकर्षित कर ले और अंत तक मुग्ध किए रहे। तो इस कहानी का भी जो पहला वाक्य है वह है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो सच में देखिए, हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें तो वाकई बूढ़ों की स्थिति जो होती है, बुजुर्गों की जो स्थिति होती है वह बच्चों के समान ही होती है। उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है आपसे सिवाय सम्मान और जो है कुछ
अपनी देख रेख के अलावा। लेकिन इस कहानी में पूरी तरह से जो है बूढ़ी काकी जो रहती हैं वह उपेक्षा की शिकार होती हैं। उनकी अभिलाषा, उनकी जो इच्छा रहती है वह भूख, जो अभी अनुराग ने जिक्र किया ना एक उपन्यास का, तो वह यहाँ भी है। उनके भीतर जो है ना अच्छा खाने और स्वादिष्ट व्यंजनों को लेकर के एक अजीब सी भूख रहती है, जो कि प्रायः होता भी है। तो वह उनके घर में उनके पोते सुखराम का तिलक रहता है आने वाला, तो वह चाहती हैं, वह मन जो है उनके मन में यह ख्याल आता है कि चलो अब तो कुछ अच्छा और बेहतर खाने के लिए मिलेगा, तमाम पूड़ियाँ और तमाम तरह की चीज आएंगी। तो वह इन्हीं अभिलाषाओं के साथ बैठी अपना सोच रही होती हैं और वह दिन आ जाता है जब वह तिलक समारोह होता है। तो वह बैठे बैठे सोच रही होती हैं और उनको कोई पूछने नहीं आता है। तो वह क्योंकि चल फिर पाती नहीं है सही तरीके से, तो उपड़ों माने घुटनों के बल जो है वह चलते हुए वहां पहुंच जाती हैं जहां हलवाई पूड़ियां चल रहा होता है। और उनकी जो बहू रहती है रूपा, वह आव भगत में तमाम लोगों के जो है व्यस्त रहती है, और जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है उन पर तो वह आती है और उन्हें खूब डांट फटकार के साथ जो है वहां से भगा देती है। और जो किसी भी कहानीकार या कथाकार का सबसे सुंदर विधान होता है वह भाषा को लोक से जोड़ना, और प्रेमचंद में यह प्रायः देखने को मिलता है। प्रेमचंद की तमाम कहानियां पढ़ लीजिए आप, और पढ़े ही हैं सारे लोग। और प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी में मैं बात करूं तो तमाम मुहावरों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो हम आम जैसे वो कहती है कि बातचीत के दौरान चलता है कि कूली डिपो के दलालों के दिखाए सब्जबाग की तरह जो वायदे वो करता है बुधिराम, और उस संदर्भ में यह बात है। फिर जब वह सोच रही होती है, जब उनको रूपा डांट करके भगा देती है, तो वह एक जगह प्रयोग करते हैं प्रेमचंद बूढ़ी काकी के मार्फत कि रोटियों के लाले पड़े हों तब पूड़ियों की आशा कौन करे। तो यानी रोटियों का लाला पड़ जाना, यानी भूख का जो संतरास है वह दिखाने का जो मुहावरेदार भाषा के साथ प्रेमचंद प्रयोग करते हैं वह अन्यत्र हमें देखने को बहुधा कम ही मिलता है। और इंद्रनाथ मदान कहीं कहते हैं कि प्रेमचंद ने जो पात्रों की संरचना की है या जो पात्र उठाए हैं वह अपने जीवनानुभवों से और अपने आसपास की बिखरी हुई जिंदगियों से उठाए हैं। तो आप देखिए प्राय हमारे आसपास तमाम वृद्धों की स्थिति यही है आज के समय में, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो प्रायः मिलता नहीं है ना। और इस कहानी को थोड़ा सा भीष्म साहनी की तरफ चले जाइए, जो मैंने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार उपयोग कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो चीफ की दावत में जो चीफ रहता है उसके आने की खबर होती है, तो घर के सारे लोग जो है उसके आव भगत में तैयार रहते हैं, और जो बूढ़ी औरत रहती है उसको घर में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम जगी भी रहना, जिससे कि उसके खर्राटे से खलल ना पड़े उनकी पार्टी में। और यही चीज यहाँ भी है कि बुधिराम चाहता है कि लोगों के सामने जो है बूढ़ी काकी न आए, जिससे कि उसके माने इज्जत में जो है उसकी अस्मिता में कोई बट्टा न लगे। और देखिए कि बूढ़ी काकी जब दोबारा फिर आ जाती हैं तो बुधिराम के लोग बाग खा रहे होते हैं मेहमान, और कहते हैं यह कौन बूढ़ी औरत है। तो बुधिराम जो है मारे गुस्से के उठता है और बूढ़ी काकी का दोनों हाथ पकड़ करके ले जा करके धाम से चारपाई पे पटक देता है, और वह बेसुध पड़ जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं और मूर्छित रहती हैं। यह सब देखते हुए हम प्रायः देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी का जुड़ाव जो होता है अपनी पहली पीढ़ी के साथ बेहद खास होता है। आप यह ईदगाह कहानी में जैसा कि सायरा जी ने कहा, वह जो हामिद रहता है उसका अमीना से जो लगाव आप देखते हैं, वही यहाँ हम लाडली का जो है बूढ़ी काकी के साथ देखते हैं। लाडली जो रहती है रूपा और बुधिराम की पुत्री रहती है, और दो भाई उसके रहते हैं जिनसे बच बचा करके वह कुछ खाने की वस्तुएं जो उसको मिलती है वह बूढ़ी काकी के पास आकर खाती है और उनको भी खिलाती है। तो यह सब भाव भंगिमा और यह सब कार्यकलाप देख रही थी, तो उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा करके एक दलिया में छुपा लेती है और रात का इंतजार करने लगती है। जब रात उसकी माँ सोने जाती है और जब तो सब लोग सो जाते हैं तो वह चुपके से उठती है और पूड़ियों से भरी डलिया ले जा करके बूढ़ी काकी को देती है और धीरे से कहती है कि बूढ़ी काकी उठो न लाडली। तो यह जो जुड़ाव है, उसके बाद आप देखिए कि वह खाती है, फिर उससे कहती है कि क्या तेरी अम्मा ने दी है। तो उसने कहा कि नहीं, अम्मा जानेगी तो मारेगी। माने एक भय भी है लेकिन एक प्रेम भी है, जो प्रेम का और जो मानवीय संवेदना का जो चित्रण प्रेमचंद बूढ़ी काकी के मार्फत और लाडली के संबंध के मार्फत करते हैं वह हमें अन्यत्र दुर्लभ ही देखने को मिलता है। और वहाँ भी देखिए कि भीष्म साहनी की कहानी जो है चीफ की दावत, जब उसको मालूम हो जाता है उसके बेटे को
कि अब फुलकारी नहीं बनाएगी तो मेरा प्रमोशन रुक सकता है, तो वह उससे कहता है कि तुम अगर नहीं करोगी तो मेरा जो है प्रमोशन रुक जाएगा, और वो हमारे खुशी खुशी के जो है फुलकारी बनाती है। और यही जो है बूढ़ी काकी में भी आकर देखिए आप, अंतिम वाक्य जो है वह यह है कि जब रूपा जाती है और वो लाडली उसको पूरी खिलाती है और उसका पेट नहीं भर पाता है, तो वह कहती है उससे कि मुझे ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है, और लाडली उसको लेकर के जाती है, क्योंकि लाडली को तो यह बोध था नहीं कि वह जो है क्या करेगी वहाँ, तो वह लेकर के जाती है और वहाँ जाकर के बूढ़ी काकी जो है जूठे पत्तलों से पूरियों के टुकड़े उठा उठा करके खाने लगती है, और तब तक जो है रूपा की नींद खुलती है और वह अपने आसपास लाडली को न देख करके थोड़ा डरती है, और उठ करके उसे ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि बूढ़ी काकी जो है वह जूठे पत्तलों से खाना खा रही है, और इसी वह ईश्वर से डरती भी है, थोड़ी आस्था है उसके भीतर, तो वो डर भी बना हुआ था कि अब क्या होगा, इस अपराध के लिए हमें ईश्वर माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वह आती है और बूढ़ी काकी से क्षमा याचना करते हुए उन्हें जो है थालियों से भरा हुआ, मैंने थालियों में जो है पकवानों से भरा हुआ भरी हुई थाली ला करके उन्हें देती है, और वो खाती हैं। और यहाँ प्रेमचंद यूज करते हैं कि भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार सब भूल जाता है, मिठाइयाँ पाता है और मार और तिरस्कार सारी चीजें भूल जाता है। ठीक वही हाल बूढ़ी काकी की का भी था, वह सब भूल भाल कर खाना खा रही थी, और उनसे जो है रूपा कहती है कि आप हमें माफ करें, और वो उन्हें जो है माफ भी कर देती है। उनको चाहिए ही क्या, थोड़े सम्मान और जो है देख रेख के अलावा बुजुर्गों को घर में कुछ चाहिए नहीं होता है। लेकिन अब प्रेमचंद की कहानी की प्रासंगिकता यह है कि प्रेमचंद उस दौर में लिख रहे थे, यानी 1921 के आसपास, 1920-21 के आसपास की कहानी है। 1918 में यह जो है एक उर्दू पत्र था, तहजीबे निशवा में छपी यह कहानी पहले उर्दू में, फिर वो यह जो है हिंदी रूपांतरण इसका 1921 में श्री शारदा पत्रिका में छपता है। तो चूंकि प्रेमचंद जी जो है उर्दू के मुकम्मल साहित्यकार थे और उर्दू में ही लिखते पढ़ते थे, तो यह जब हिंदी में आते हैं तो इनके यहाँ जो है भाषा और शब्दों का जो शिल्प विधान है वह क्या है कि उर्दू भी उनकी भाषा में रहती ही है, उर्दूपन, और जो है तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग करते हुए। जैसे आप देखिए कि जब वो उसके यहाँ मेहमान खाना खा रहे थे तो बूढ़ी काकी एक शब्द इस्तेमाल करती है कि लग रहा है कि जेवनार गा रही हैं महिलाएं। जेवनार यानी जब हम देखते हैं कि कहीं हमारे यहाँ जब किसी तरह का भोज भात होता है, तमाम तरह की चीजें इस तरह के शुभ कार्य होते हैं, तो उसमें प्रायः महिलाएं बैठ करके खाने के समय गीत गाती हैं, जिसे हम जेवनार गाने का जिक्र यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद जी ने जो है हिंदी कहानी को उसके आस पास के विविध पहलुओं से, विविध पात्रों को, और आप देखिए ना कि तमाम मानव विज्ञान उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। जैसा कि अभी पूछ की रात का जिक्र अनुराग ने किया ही, तो किसान जीवन का मनोविज्ञान उसमें है, और जो है आप देखिए कि वृद्धों के मनोविज्ञान का जो है इतना मर्मस्पर्शी चित्रण जो है प्रेमचंद जी ने किया है। और बाल मनोविज्ञान का, जैसा कि ईदगाह कहानी का जिक्र अभी जो है शायरा जी ने किया, तो ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको प्रेमचंद अपने साहित्य में अछूता रखते हैं। उन्होंने लगभग सभी पहलुओं पर मुकम्मल ध्यान दिया और सब पर खुलकर के बातचीत। कहीं कहीं कुछ विरोध तो होता ही है, जब हम लिखते पढ़ते हैं तो तमाम तरफ, जैसा कि अनुराग ने कहा कि कुछ स्त्री विमर्शकार लोगों ने उन्हें कहा कि वह स्त्री विरोधी हैं, तो कुछ किसी ने कहा कि वह जो है ब्राह्मणों के पक्षधर थे, तो किसी ने कहा कि जो है वह, यह सब तमाम चीजें तो आती ही हैं। लेकिन जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो वह उस समय का माहौल ऐसा था जैसे साम्राज्यवाद का दौर था, सामंती व्यवस्था थी, तो उन सबके विरोध में उन सबका एक नग्न मूल्यांकन जो प्रेमचंद कर रहे थे वैसा किसी और साहित्यकार ने या कहानीकार ने उस दौर में नहीं किया। तो बूढ़ी काकी पर ही हम केंद्रित रहते हैं, और बूढ़ी काकी जो है कुल मिला करके कहें हम तो जो है उस दौर की या समय की वृद्धों को लेकर के, वृद्धों की मनोदशा, वृद्धों की उपेक्षा, वृद्धों के तिरस्कार को लेकर के जितना मर्मस्पर्शी चित्रण बूढ़ी काकी में किया गया है, उस दौर में किसी और कहानीकार ने इस तरह की बातचीत नहीं की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेमचंद के आगमन के बाद हिंदी का कथा साहित्य निरंतर समृद्ध होता गया, और उनकी बाद की कहानियों में जैसा कफन है, सदगति है, पूछ की रात है, इन सब में अलग अलग विविध विषय वस्तुओं पर उन्होंने बेहतर तरीके से लिखा। तो मुकम्मल रूप में कहा जाए तो जिस तरह से सादगी भरा सौंदर्य शास्त्र कहानियों का मुंशी प्रेमचंद का है, वैसा कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। और बूढ़ी काकी
उसकी उस दौर में वृद्धों के उपेक्षा और तिरस्कार का अप्रतिम उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है। कहीं न कहीं प्रेमचंद की कहानियों में एक संदेश रहता है ये, और हर कथाकार का यह नियम ही होता है। जैसे कि उन्होंने ग्राम्य जीवन की कहानियों की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। आप देखिए ना कि यह जो वृद्धों का यानी वृद्धों की मनोदशा और वृद्धों की उपेक्षा और वृद्धों का तिरस्कार, यानी इस तरीके का सत्य जो उस दौर में लिख रहे थे या लिखना पड़ रहा था, जो अभी तक प्रासंगिक है। आप देख लीजिए, तमाम वृद्धाश्रम खुले हैं और घर के युवा जो है बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों की चीज समझते हैं, अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है और उन्हें छोड़ देते हैं। आपको प्रायः अभी हाल ही में मैंने कहीं एक खबर पढ़ी थी कि किसी ने लगाया था कि जो है एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला थी जो रो रही थी। उनकी बेटी जो थी उन्हें घर से बाहर कर दी थी, उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करा लेने के बाद जो है, और उनका कोई था नहीं बेटी के अलावा, तो वो बाहर कर दी थी, वो रो रही थी। तो इस तरह की मनोदशा का अंकन जो है प्रेमचंद आज के लगभग 100 साल पहले कर रहे थे। तो क्यों जरूरत है, क्यों इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की उपदेशात्मक कहानियों की बड़ी आवश्यकता है, इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत है। इस रूप में हम प्रेमचंद और उनके कहानी बूढ़ी इताकती को देख सकते हैं। बहुत आभारपूर्ण है, आपने मौका दिया हमें, और हमें लगता है कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो हमने ठीक ठाक सी कुछ बात अपनी रख पाने में समर्थ हुआ होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम सब हिंदी माटी परिवार के सदस्य हैं, तो हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है और आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसके लिए भी, और आज अपनी बात रखने के लिए उसके लिए भी धन्यवाद। मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि आज प्रेमचंद जी की जयंती है, तो और 3 वक्ता जो थे उनका तो उनके माध्यम से हमने उन्हें याद किया और उनकी कहानियों के माध्यम से उन्हें याद किया। अगर यहाँ पे बहुत सारे सभी शोधार्थी और साहित्य के छात्र हैं सब, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम 5 मिनट के अंदर अमित जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापक हैं। अगर 5 मिनट का समय दिया जाए तो क्या ये संभव है कि 5 मिनट के अंदर कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख हाँ, सकते हैं? जरूर जरूर। अगर चर्चा परिचर्चा हुई है, अगर किन्हीं के मन में अगर कोई प्रश्न हो, वो जरूर पूछ सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम समय ले सकते हैं, बाकी 5 मिनट में हम धन्यवाद ज्ञापन कर लेंगे। प्रश्न को लेकर यह है कि प्रश्न तो पूछा जा सकता है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो पहले ये हाँ, एक सत्र रख लेते हैं किन्हीं के मन में अगर कुछ हो, कुछ हाँ, बताना हो तो बता सकते हैं। बताना हो तो और कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में तो कृपया कहें। आमंत्रित हैं आप हैंड रेज कर सकते जी, हैं। हैंड रेज करके और आप कह सकते हैं। प्रणय जी शायद कोई नहीं है, तो धन्यवाद ज्ञापन शुरू किया जाए। जी, शायद कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम आज उन्हें याद किए हैं। आज एक ऐसे कथाकार का जन्म दिवस था जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई उन पर विवाद है, कई तरह की आलोचनाएं हैं। उसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने, उर्दू में भी उन्होंने रचनाएं की, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया, एक ऐसी लकीर खींची जिसके बाद जो साहित्यकार आए, जो रचनाकार आए, उनसे कहीं ना कहीं सीख कर और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और समाज के यथार्थ को और किस तरह से शब्दों के माध्यम से अपनी बात को रखना और बिल्कुल यथार्थ तरीके से रखना, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उनकी प्रशंसा तो की ही जा सकती है। बाकी चीजें, कई तरह की बातें हैं, साहित्य का क्षेत्र है तो उसमें कई तरह की बातें हो सकती है, आलोचना, प्रशंसा, ये सब चीजें तो चलती रहती है। आज हम लोगों का ये कार्यक्रम एक इसलिए रखा गया कि ताकि हम उनको याद कर सकें, जिनके जरिए हम सब हैं, हम सब उन्हें पढ़ते हैं। और आज से नहीं, शुरुआत से जब हम 6ठी क्लास से थे उस समय से ही उन्हें उसी रूप में देखते और उनके कहानियों को पढ़ के
जब ईदगाह पहली बार पढ़ते हैं तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा गला रूंध गया जब वो अंत में जो वो कहते हैं बूढ़ा हामिद वाला जो एक किस्म गाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अब अमित जी जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं और हमारे मित्र, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज दिनांक 31/7/2023 को प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य पर हिंदी माटी की ओर से मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं हिंदी माटी टीम तथा इसके संस्थापक श्री प्रणय प्रकाश जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यह मंच दिया। धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में सर्वप्रथम मैं उन महानुभाव का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी लेखनी से हमारे हिंदी कथा साहित्य को भरपूर समृद्ध किया। धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से अधिक जानते हैं, आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर हमने एक ऑनलाइन संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा। इस संगोष्ठी की पहली वक्ता डॉक्टर सायरा बानो, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं, हमारी पहली वक्ता थी। उन्होंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पर जो है हमारा ध्यान आकृष्ट किया। बहुत कम समय था, इसलिए उन्होंने जितना चीज़ बताया वो बहुत काबिल तारीफ था। हामिद का जो मनोविज्ञान था उसकी आज की प्रासंगिकता क्या है, उस पर उन्होंने जोर देकर बताया कि आज भी सड़कों पर या कई जगहों पे जो है वैसे ही हामिद जो किसी न किसी कारणवश जो है अपने सिचुएशन के कारण जो है अपना बालपन खो देते हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, आज भी वो कहानी उतनी ही प्रासंगिक है जितना प्रेमचंद ने उस समय में लिखा था। अगर हम आज की प्रासंगिकता की बात करें तो इस कहानी का उन्होंने बहुत अच्छे से जो जिक्र किया, आज की प्रासंगिकता की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट में इंडिया आज भी 121वें रैंक में 107वें रैंक पे है। 121 कंट्रियों के रैंक में 107वें रैंक पे है। तो हम प्रेमचंद के उसकी प्रासंगिकता देख सकते हैं कि आज भी जो कैसे जो है छोटे बच्चे हामिद बनने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, दूसरे हमारे वक्ता थे अनुराग जी, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात और जो किसान जीवन है उसकी प्रासंगिकता पर बात किया। उन्होंने 3 बिंदुओं पर जो है अपनी बात रखी। किसानी जीवन की जो त्रासदी है वो कैसे आज भी प्रासंगिक है, कैसे हम देखते हैं। उन्होंने 2 चीज़ों की बात की, किसानी जीवन और औद्योगिकरण। ठीक है, कैसे एक किसान आज भी मजदूर बने, जो हमारे मूल में था, जो हमारा समाज था, उससे कहीं ना कहीं पलायन करके किसान जो है मजदूर बनने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो उन्होंने किसानी जीवन से जो मोह भंग हुआ, ठीक है, उसके ऊपर जो है आज भी वो है प्रासंगिकता। आप देख सकते हैं बिहार में कैसे आज भी जो है किसानी छोड़कर लोग शहर आते हैं और मजदूर हो जाते हैं और यहीं पे खप जाते हैं। ठीक है, तीसरे हमारे वक्ता थे श्री गौरव तिवारी जी, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उन्होंने बूढ़ी का की कहानी पर बूढ़ों की जो मनोदशा है और या उनका जो मनोविज्ञान है उनके ऊपर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो मनोरंजन सिर्फ करना भर नहीं था, वो प्रश्न उत्पन्न करना था। उसके ऊपर उन्होंने प्रासंगिकता के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने उसकी भाषा के ऊपर बात की कि कैसे प्रेमचंद जो है वो मुहावरेदार भाषा रखते थे ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। जो पहले की जो कहानियाँ थी वो जासूसी और अय्यारी बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर थी, बट प्रेमचंद जो थे वो उन्होंने अपनी भाषा को आम जनता के निकट लाया ताकि वो उसकी प्रासंगिकता से जुड़ सकें और उनके मनोविज्ञान से जुड़ सकें। ठीक है, इंडिया के आज के अगर प्रेमचंद की कहानी की प्रासंगिकता की बात करें तो इंडिया में आज भी 728 ओल्ड एज होम सक्रिय हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य का फलक कितना बड़ा था और हमारे तीनों वक्ताओं ने बहुत बखूबी से जो है 3 जो है बिंदुओं पर उसकी प्रासंगिकता की बात की। ठीक है, हमारी पहली वक्ता जो सायरा बानो, डॉक्टर सायरा बानो थी, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पे चर्चा की ईदगाह के माध्यम से। दूसरे हमारे जो वक्ता थे अनुराग जी, उन्होंने किसान जीवन पे बात की, उनके मनोविज्ञान पे बात की, उनके त्रासदी पे बात की। और तीसरे हमारे वक्ता जो श्री गौरव तिवारी जी थे, उन्होंने बूढ़ी काकी के माध्यम से बूढ़े लोगों के ऊपर चर्चा की। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बाल मनोविज्ञान से शुरू हुई चीज़ें जो है
बूढ़े लोगों तक जाती है, बूढ़े के मनोविज्ञान तक जाती है। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, वैसे यथावत जैसे वो लिख रहे थे उस समय में 1918 में, 1906 में या 1925 में, वो आज भी वैसी है। तो हमारे आज तीनों वक्ताओं ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी प्रेमचंद के ऊपर, और इस जयंती के माध्यम से हमने फिर से प्रेमचंद को याद किया। हिंदी माटी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्रणय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे ऑनलाइन आज जितने भी उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ कि आज वो जुड़े, और मैं आशा करता हूँ कि वो भविष्य में भी आगे जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। प्रेमचंद जी पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, और आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी भी बात रखी, और आपने सभी वक्ता के साथ साथ सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हिंदी माटी की तरफ से होता रहेगा, और जो भी वक्ता हैं अभी उनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जुड़े हैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं, और अगली बार हमारा जो हिंदी माटी मंच है उसमें इसी तरह से जो भी शोधार्थी साथी हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बुलाकर ही, और हम अपने साहित्यिक गतिविधि को या फिर शोध कार्य को लेकर, हिंदी में शोध कार्य को लेकर या किसी विषय पर लेकर हम इस मंच के माध्यम से इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं सबको पुनः धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से एक दो बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो एक शॉर्ट नोटिस पे, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम रखा गया, और ये था कि ये रखना है और करना है, और उसके बाद इतने लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सायरा दी का, गौरव भैया का, अनुराग जी का, एवं साथ में जितने भी लोग, जो अमित जी का, वो भी व्यस्त थे और उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला और फिर उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, और सभी लोग जो भी लोग थे सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो फेसबुक लाइव का कार्यक्रम था, जिसके लिए कहा गया कि हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं, उसके लिए जब मैं अभी आया तो अचानक से टेक्निकल किसी वजह से जो कैमरा है लैपटॉप का वो खराब हो गया। तो मैंने प्रोग्राम को जो 5 मिनट 7 मिनट का जो विलंब हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने उसको रिकॉर्ड करके डालने का सोचा है। तो जो भी साथी यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं या जो जुड़ना चाहते थे तो उनको रिकॉर्ड करके वीडियो फेसबुक पे अभी डाला जाएगा, अभी तुरंत उसे ऑनलाइन किया जाएगा, तो वहां से वो देख सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, और बाकी अंत में सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज 10 बज रहे हैं और थोड़ा समय हो गया है, लेकिन हमने सोचा ही था, हमने बात यही की कि 1 घंटे का कार्यक्रम हम रखेंगे, और बहुत से बहुत होगा, 10 से 15 मिनट विलंब हो सकता है, लेकिन हम उन्हें याद करेंगे जिन्हें याद करने की जरूरत है, और वो आज भी प्रासंगिक हैं, और आज भी हम उन लोगों से सीखते हैं, और उन लोगों के माध्यम से ही हमारे अंदर कई चीजें चलती हैं। हमारे अंदर अगर कुछ लिखते भी हैं या कुछ भी करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब देश आजाद नहीं था उस दौर में उनके द्वारा ये सब चीजें लिखना और कहना, उनके बारे में मैनेजर पांडे कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद से मुक्ति का जो स्वर है, किसानों से स्वाधीनता का जो स्वर है, सामंतवाद से मुक्ति का जो स्वर है, स्त्रियों की स्वाधीनता, दलित मुक्ति, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता, मजदूरों के शोषण दमन से मुक्ति, जब हम उनकी कहानी या उपन्यास जो भी रचनाएं उनकी पढ़ते हैं तो उसमें इनका स्वर बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई देता है। एक बात कहा जाता है कि जब टॉलस्टॉय की आलोचना होती है, मैं अपनी बात 1 मिनट में रख के और अपनी बात समाप्त करूंगा, इसको समापन करूंगा। टॉलस्टॉय जब लिख रहे थे तो उन्होंने साथ में जमींदारी व्यवस्था के बारे में, जमींदारी व्यवस्था के अंदर जो चीजें हैं उसकी खामियों को अपने रचनाओं में गिनाया, और साथ में उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे सामंतवादी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था का समर्थन भी करते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो जब उनके बारे में इस चीज की आलोचना होती है, तो जब यह दौर आया कि वहाँ पे लेनिन आए, तो उन्होंने इस बात को रखा, वहाँ के जो मार्क्सवादी थे या वहाँ का जो आंदोलन हुआ, तो रूस की जो क्रांति, उसमें यह कहा गया कि
हम इस चीज को, हमें टॉल्स्टॉय का साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का समर्थन किया है, लेकिन लेनिन ने कहा कि नहीं, हमें उनके उनके साहित्य से ही पता चला कि किसान के जीवन में किस तरह की समस्या है, जमींदारी व्यवस्था में किस तरह से उन लोगों का शोषण किया जाता है। तो हमें उनका साहित्य रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो कई प्रकार की आलोचना है उनकी, कई तरह की चीजें, लेकिन प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो आखिर क्यों बने हुए हैं? तो इसीलिए हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, हमें उन्हें याद करना चाहिए। मैं इतनी बात कह के और अंत में सबको एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आगे भी आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और आप सब लोग यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। धन्यवाद।